हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ए के एस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा लंबे समय से जिसका इंतजार था, यूपी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको ऑनलाइन आवेदन, शैक्षिक अर्हता, परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पे आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और हमारे अन्य वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 के अंतर्गत राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा से संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने प्रारंभ होने की तिथि 7 जनवरी 2022 निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2022 है। आवेदन शुल्क में संशोधन की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2022 है। उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन और फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेंगे जब तक कि उनकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28 जनवरी 2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर यानी 4 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में जो है संशोधन भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8,085 राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके पीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में भाग लेने के लिए वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पीईटी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और उन्हें आयोग द्वारा वैध इस संख्यात्मक स्कोर के साथ स्कोर कार्ड जारी किया गया है। साथ ही जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन और औपबंधिक यानी प्रोविजनल श्रेणी के अभ्यर्थी भी इसमें भाग ले सकते हैं, जिसमें कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा जारी जांच के परिणाम और निर्णय के अधीन होगी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। इसमें ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और इसके लिए आयोग की वेबसाइट UP SSC.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि विज्ञापन को भली भांति समझ लें और विज्ञापन पद हेतु वांछित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अन्य अर्हताएं धारित करने पर निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हों, ऐसा वे तभी इसका विज्ञापन भरें। अभ्यर्थी विज्ञापन में इंगित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिकता योग्यता धारण करने पर ही आवेदन भरने की प्रक्रिया आरंभ करें। चलिए आगे देखते हैं। आवेदन प्रक्रिया से संबंधित निर्देश। इसके लिए आपको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन करना होगा। अभ्यर्थी को पीईटी के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु दो ऑप्शन आएंगे। व्यक्तिगत विवरण के साथ, जिसमें कि आप अपनी पर्सनल डिटेल, जिसमें पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवास यानी डोमिसाइल और कैटेगरी संबंधी विवरण भरकर आवेदन कर हेतु लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है ओटीपी के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं, जिसमें कि आपके रजिस्ट्रेशन पीईटी के रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन, इसमें आपको लॉगिन करने के बाद पीईटी के में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, श्रेणी ईडब्ल्यूएस, क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर जो है स्वतः प्रदर्शित होंगे, यानी ये सब जानकारियाँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी।
इस भाग में अभ्यर्थियों को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस और नो विकल्प का चयन करेंगे। इसके बाद बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबंधी विवरण आपको भरने होंगे। अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पढ़ लेंगे और योग्यता धारण करने की स्थिति में ही आवेदन करेंगे। वेब पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। फॉर्म सबमिट होते ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण होगा। फोटो और सिग्नेचर। इस भाग में अभ्यर्थी पीईटी में अपलोड की गई फोटो और सिग्नेचर स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थियों को इसमें संशोधन या परिवर्तन का नहीं कर सकेंगे। तो इसमें ऑटोमेटिकली जो आपका पीईटी में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हुए थे वही आ जाएंगे, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थी फ़ोटो या हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अन्य विवरण इस प्रकार हैं। इस भाग में अभ्यर्थियों को अधिमानी अर्हता यदि कोई हो तो उसके संबंध में यस या नो विकल्प चुनना होगा और पीटी में दर्ज किए गए स्थायी और पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा, यानी इसमें आपका एड्रेस जो है स्वतः आ जाएगा। इसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन पे एग्री करना होगा। जी, डिक्लेरेशन इस प्रकार है। वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा जारी की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि वह घोषणा पर ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें और यदि घोषणा से सहमत हैं तो सभी बिंदुओं को टिक करते हुए वे वेरिफिकेशन कोड को दर्ज करके सेव और प्रोसीड करें। साथ ही अभ्यर्थी द्वारा पीईटी में दर्ज विवरण इस आवेदन के समय अनिवार्य और अधिमानी अर्हता संबंधी अंकित की गई समस्त प्रविष्टियों विवरण प्रीव्यू पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। यानी आपने जो भी पीईटी के समय अपनी जानकारी भरी थी वो आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। सहमति की दिशा में आपको प्रोसीड टू पेमेंट एंड फीस सबमिशन पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। चलिए आगे देखते हैं। फीस शुल्क जमा करना और आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना। अभ्यर्थी जो है फीस का भुगतान क्रेडिट, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से जो है तत्काल कर सकते हैं। फीस शुल्क का भुगतान होते ही पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट जनरेट होगी जिसमें पेमेंट का विवरण होगा। साथ ही इसमें नीचे की ओर बाईं तरफ प्रिंट और दाईं तरफ प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म बटन प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी जो है प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे। इसके बाद ये अपना क्लिक करने के बाद फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं और साथ ही अपना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। जो विद्यार्थी ई चालान के माध्यम से फीस का भुगतान करना चाहते हैं वो एसबीआई के ई चालान को डाउनलोड करके एसबीआई की किसी भी शाखा में फीस जमा कर सकते हैं। फीस शुल्क जमा करने के बाद एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से अपनी जानकारी भरने के बाद वो आगे का फॉर्म पूर्ण कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी जो है किसी कारण से अपनी फीस तुरंत नहीं भर पाते हैं तो शुल्क जमा करने की अवधि में मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर फी डिपॉजिशन पर क्लिक करके क्रेडिट, डेबिट, इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से जो है फीस जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी उपयुक्त के अतिरिक्त एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर दिए गए एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर पीईटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी फीस का भुगतान कर सकते हैं। अभ्यर्थी फीस और शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत अपनी फीस जमा नहीं कर पाएंगे और ना ही आवेदन सबमिट कर पाएंगे। तो इसको आपको निर्धारित तिथि तक आपकी फीस जमा कर देनी है। आवेदन शुल्क इस प्रकार है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और विकलांगजनों हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया फीस 25 रुपये निर्धारित है सभी के लिए, जिसमें कि आपको 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस यानी फीस, आवेदन फीस और शुल्क और प्लस आवेदन ऑनलाइन फीस 25 रुपये अभी निर्धारित है।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार ही फीस देनी होगी। अभ्यर्थियों के लिए ध्यान देने वाली बात है कि निर्धारित फीस का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से फीस का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियों का आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि उनके द्वारा फीस का भुगतान की कार्रवाई पूर्ण नहीं की जाती। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से जमा किया जाना होगा। तो मुख्य परीक्षा हेतु जो है शुल्क का भुगतान जो है वो केवल शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों से ही किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु फीस जो है उसका भुगतान मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले किया जाएगा। तो इसके लिए आप जब ये फीस जमा करेंगे तो मुख्य परीक्षा हेतु कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे और उन कैंडिडेट्स को ही मुख्य परीक्षा हेतु फीस जमा करनी होगी, जो कि आपकी मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले जमा करनी होगी। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना भी जरूरी है। अभ्यर्थियों से अब एक अपेक्षा है कि आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लें, जिसमें कि आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसकी कॉपी दिखाना जरूरी होगा। यदि आप निर्धारित फीस का भुगतान किया जा चुका है और अपना आवेदन प्रिंट आउट नहीं करा पाए हैं तो आपको होम पेज पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत अपडेट योर ट्रांजैक्शन बाय डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है और अंतिम तिथि तक आपको अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है। पदों का विवरण। लेखपाल के पद हैं 5,200 से 20,200 रुपये इसका वेतन मान है और साथ ही 2,000 ग्रेड पे है। आयु जो है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित है। जनरल के 3,271 पद हैं। अनुसूचित जाति एससी के 1,690, एसटी के 152, ओबीसी के 2,174 और ईडब्ल्यूएस के 798 पद हैं। कुल मिला के 8,085 पद हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन फीस और शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट डैशबोर्ड में पीटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करेंगे और आपको मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना होगा और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को सबमिट करने के बाद आपका भरा हुआ फॉर्म आएगा जिसमें आप एडिट कर सकते हैं और साथ में किन किन चीज़ों में आप एडिट कर सकते हैं उनकी सूची भी दी गई है। नाम, पिता का नाम, आपका एड्रेस, व्यक्तिगत विवरण जिसमें ईडब्ल्यूएस और क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी है, जाति की श्रेणी, लिंग और आवेदन में अधिमानी और अनिवार्य अर्हता संबंधी विवरण इनको आप चेंज कर सकते हैं और इसके लिए आपको संशोधन की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2022 तक ही आप इसमें संशोधन कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, जिसमें कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी आप इंटरमीडिएट हो या इसके इक्वल आपने कोई परीक्षा पास की हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अधिमानी अर्हता इस प्रकार है। अन्य बातों के समान होने पर ऐसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोड यानी एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। चलिए आगे देखते हैं। चयन का आधार लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम जो है लेखपाल के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया है, जो कि निम्नवत है। लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा एवं परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। समयावधि 2 घंटे होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा योजना में विषय सामान्य हिंदी,
गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज और विकास के प्रश्नों की संख्या सभी में 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे और निर्धारित अंक 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा, इसलिए सभी के 25-25 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार कुल 100 अंकों का पेपर होगा, जिसमें कि 100 अंकों का 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। समयावधि इसमें 2 घंटे की होगी, यानी 120 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम इस प्रकार है। सामान्य हिंदी के अंतर्गत समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, काल, वर्तनी और त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है। गणित के अंदर अंकगणित और सांख्यिकी में संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। बीजगणित के अंतर्गत लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक और उसमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय। रेखागणित के अंतर्गत त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। इस प्रकार ये गणित का सिलेबस हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सामान्य ज्ञान, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव से प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों पर की जानकारी पर प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पर्यावरण, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है, यानी उत्तर प्रदेश के प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। और ग्राम समाज और विकास के अंतर्गत ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास एवं भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम व्यवस्था से संबंधित योजनाएं। इस प्रकार से ग्राम विकास एवं समाज का सिलेबस है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऑनलाइन आवेदन से संबंधित संपूर्ण जानकारी और पूरा सिलेबस से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।